मध्य प्रदेश में क्या फिर जाति की राजनीति होगी? जी हाँ, बीते एक महीने में कुछ ऐसे ही मामलों को विपक्ष ने उठाया और न्याय यात्रा के बहाने इसी की तैयारी है। बल्कि बीजेपी भी इसकी गंभीरता को समझ रही है और 2 दिन पहले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से सीएम शिवराज भी मुखातिब हुए। यानी साफ है कि दोनों दलों की नजर इसी पर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ इन वर्गों के लोगों से अलग से बात कर अपना प्लान स्पष्ट कर चुके हैं। हमने वहाँ के प्रभारी बना दिए, वहाँ के मंडल सेक्टर तैयार हैं। मैं 29 तारीख को मीटिंग कर रहा हूँ, जो 3 हैं और 1 लोकसभा का है। प्रश्न होता है कौन सी जाति चलेगी, उस कौन सी जाति नहीं चलेगी, कौन से लोग। अब जैसे अपने जोबट में भील को दें, बिलाला को दें। अगर 60,000 बिलाला हैं और 5,000 भील हैं तो किसको दें, समझे? तो ये सब बातें देखी जाती हैं, इस पर बहुत कार्रवाई हो गई। इस प्रदेश में जिस तरीके से पूरे के पूरे अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव की चिंता माननीय कमलनाथ जी ने आज की। विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग अपने अनुसूचित जाति वर्ग के हक हुकूक की आवाज बुलंद करने के लिए, इस सरकार की कुंभकर्णी नींद खोलने के लिए मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान यह विरोध प्रदर्शन न्याय यात्रा निकालने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। बात कांग्रेस की ही नहीं, सरकार और बीजेपी संगठन भी इस पर लगातार काम कर रहा है। सरकार की तरफ से सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि इन वर्गों के लोगों को कोई परेशानी न हो, बल्कि समस्या का तत्काल हल हो। लेकिन कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं। जनजातीय मंत्रालय इतने सालों तक आपने कभी अधिकार नहीं दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कि जनजातीय मंत्रालय अलग से बनाकर उनको हक और अधिकार दिलाना। आप केवल भ्रम फैला करके, दिखा करके, वोट बैंक मान करके लोगों को जो गुमराह करना चाहते हैं। पूरा देश, हर समाज वर्ग आपको जानता है। जनजातीय क्षेत्र में उन सब लोगों के लिए अगर कोई काम करने की भूमिका में है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संवेदनशील नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ये इनको पच नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। जाति की सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2018 के बाद से जयस गोंडवाना गणतंत्र, भीम आर्मी जैसे संगठन भी अपना दखल बढ़ाए हुए हैं, जिसके बाद दोनों प्रमुख राजनीतिक दल को अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ा है। तो क्या ये माना जाए कि प्रदेश की सियासत अब जाति पर होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जात पूछो साधु की मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या जातिगत सियासत से सधेंगे आगामी चुनाव? यदि नहीं तो क्यों दोनों दलों को सता रही SC ST की चिंता? क्या न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस की नैया होगी पार? कांग्रेस की कवायदों की क्या काट खोजेगी भारतीय जनता पार्टी? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसके आधार पर टिकट वितरण होगा, वो है जाति के किस जाति वर्ग की कितनी जनसंख्या है, कहाँ अनुसूचित जाति, कहाँ पिछड़ा वर्ग। उसी आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा और इस बात का स्पष्टीकरण खुद कमलनाथ जी ने किया है। उन्होंने कहा भी है कि जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उनके प्रतिनिधित्व को न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस न्याय यात्रा भी निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है जातिगत राजनीति का एक और ढकोसला सामने है इनका, और ये जाति और न्याय के नाम पर, जातियों के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर समाज में एक खाई पैदा करना चाहते। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं योगेश यादव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। धैर्यवर्धन शर्मा जी मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के।
संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल योगेश जी, जाति के आधार पर टिकट वितरण ये एक व्यवस्था आप बना रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, आप जानते हैं कि समाज में आज भी दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को पर्याप्त नेतृत्व तो जब भी मिला है और नेतृत्व के बाद न्याय नहीं मिल पाया है, इस बात की हमेशा उपेक्षा रही है इस वर्ग से। कांग्रेस ने हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति को, समाज के पीड़ित व्यक्ति के लिए कार्य किया है, लेकिन यदि वर्तमान संदर्भ में देखा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विगत 15 वर्षों से पहले काबिज थी या उसके बाद अभी विगत 2 वर्षों से काबिज है, आप देख रहे हैं कि दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग और विशेषकर आदिवासी वर्ग उपेक्षित महसूस कर रहा है। और इस क्षेत्रों का विकास, इस क्षेत्र के लोगों का विकास, इस क्षेत्र की योजनाएं करप्शन के अंतर्गत है। आप आदिवासी बेल्ट चाहे झाबा का हो, बालाघाट का हो, शहडोल का हो, यहाँ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कांड सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरीके से अलीराजपुर में जिस तरीके से आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो न्याय व्यवस्था दलित के संदर्भ में नेपावर में क्या कांड हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सुप्तावस्था के अंतर्गत पहुंच गई है सरकार। हमारा एकमात्र लक्ष्य ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में टिकट का वितरण या कांग्रेस को अपने वोट की राजनीति करना। हम चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी ये समाज का एक आधार है और समाज का जिसको बोलते हैं कर्म बिंदु है, श्रम बिंदु है। श्रम बिंदु कर्म बिंदु के आधार पर करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो उन्माद आ गया है। होता है सत्ता का उन्माद लगातार। यदि आपको सफलताएं मिल जाए, गेन के प्रकारेण किसी भी तरीके से आप सफलताएं हासिल कर लें, तो आप में एक अति आत्मविश्वास आ जाता है और फिर आप मंदान हाथी की तरह चलने लग जाते हैं। और अभी आप रिसेंटली आप विगत 1.5-2 साल की घटनाएं देख रहे हैं, विशेषकर इसी वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी के लोगों पर ही अत्याचार हो रहा है। न्याय यात्रा हमारी इसी संदर्भ में है। हमारा सिर्फ 2023 का ही लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है इस समाज को, हमारा संपूर्ण मध्य प्रदेश आदिवासी, विशेषकर आदिवासी बेल्ट से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हम इसके विकास के लिए और एक नई व्याख्या विकसित मध्य प्रदेश की लिखने के लिए कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता कृत संकल्पित। धैर्यवर्धन जी, कांग्रेस अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम कर रही है और आप भी अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो। कौन से छोर पर खड़ा है ये व्यक्ति जहां दोनों ही पार्टियां पहुंच नहीं पा रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी के खेल तो निराले हैं। जहां दिखे इन्हें प्रवाह परात, वहीं गुजारे सारी रात। ये तो गिद्ध जैसी नजर रखते हैं कि वोटों को कैसे ललचाया जाए, वोटर्स को कैसे भड़काया जाए। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए काम करती है। हम सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी जो भाव है वो केवल जुबान पर नहीं है। सबका साथ, सबका विकास के लिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देखिए, आजादी से लेके अब तक मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, देश में भी इनकी सरकार रही। ये इंदिरा आवास कुटीर के नाम पर फंड खुर्द-बुर्द हो गए, करोड़ों अरबों रुपए, पर गरीब को आज तक कुटीर नहीं मिल पाई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज गांव-गांव में, पंचायत में उनके सीमेंट कंक्रीट के पक्के मकान हैं। अटल जी की जब सरकार बनी थी तो 1 रुपए किलो गेहूं चावल देना हमने सुनिश्चित किया। अटल जी की जब सरकार बनी तो अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से मंत्रिमंडल बनाया। अभी मोदी जी के समय भी तमाम ऐतिहासिक काम हुए और मंत्रिमंडल के गठन में अभी देखा कि मोदी जी की कैबिनेट में उसी समुदाय को, जिसको वंचित वर्ग कहा जाता है, उसकी ऐतिहासिक उसकी संख्या है इस मंत्रिमंडल में। इसलिए हम जो कहते हैं सो करते हैं, इसलिए लोग हम पर भरोसा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव देख करके रंग नहीं बदलती। हम तो 12 महीने 365 दिन अहर्निश दिन रात यही काम करते हैं कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे मजबूत होकर के बाकी के लोगों के साथ कदम ताल कर सके, कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की में योगदान दे सके। जी संदीप जी, ये अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति कौन से पोल पर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर, कि सब उसके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं? और आप देखें कि गरीबी की रेखा के प्रतिशत को मतलब आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये रेखा कितने बड़े वर्ग को अपने अंदर समेटे हुई है। और 1 किलो शक्कर, 1 किलो चावल,
मैं समझता हूं कि जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, ये सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा में उनको सब चीज़ें सहूलियतें प्रदान करना, ये मुझे लगता है कि आर्थिक मजबूती उन्हें मिलनी चाहिए ताकि वो सक्षमता के साथ अपना जीवन यापन कर पाएँ। हालांकि सरकार है सोचती है, अब एक नई चीज़ और आ गई है कि कहाँ कितने वोटर हैं, और उस हिसाब से तो जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनका तो कोई प्रतिनिधित्व शायद ही ये कहीं हो, क्योंकि उनकी तो संख्या इस हिसाब से है ही नहीं कहीं। तो वोट उन्हीं को मिलेगा जो संख्या में ज़्यादा होंगे। मतलब जाति अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, जो आपने अंतिम छोर की बात की व्यक्ति की, राजनीतिक दलों के लिए अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण। वोट कैसे मिल सकता है, कैसे हासिल किया जाता है, इसकी कोशिशें होती हैं। जो बात आ रही है मध्य प्रदेश में जाति की, ये राजनीति अब तक हम उत्तर प्रदेश और बिहार में तो खुले तौर पर देखते रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह की बात सामने आ रही है कि जाति के आधार पर टिकट का निर्धारण होगा। अभी तक हमने सुना नहीं, पार्टी के अंदर तो बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, कहां कितना वोट बैंक है, कितना प्रतिशत जनसंख्या है, किस वर्ग की है, किसे टिकट देना चाहिए, किसे टिकट नहीं देना चाहिए। जब हम समग्र रूप में देखते हैं तो आप ये सोचिए कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में चुनाव है। अगर आप एक जगह आदिवासी वोट को लेके टिकट दे देंगे, दूसरी जगह पिछड़े को देख के वोट दे देंगे, तीसरी जगह आप सवर्ण को देख के वोट दे देंगे, प्रतिशत को ध्यान में रखकर, तो क्या ये एक संदेश नहीं जाएगा कि आप जातिवादी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो चीज आज की तारीख में मध्य प्रदेश में नहीं है? विकास की बात करिए, अच्छी बात है, जैसी आपने बात कही आर्थिक समृद्धि की, आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिशें, मैं ये कहता हूं कि आजादी के बाद अगर हुई होती ईमानदारी से, तो गरीबी की रेखा जो आपने कही वो लगातार बढ़ती गई, नहीं बढ़ी होती। सरकारों की कोशिश हमेशा ये रही है कि भूखे को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम बस हो जाए, उसे राशन आप सस्ता दे दीजिए ताकि वो उसी में मस्त रहे, उसके आगे सोचे ही नहीं। कहा भी जाता है नवीन जी कि एक व्यक्ति वो होता है जो दाल रोटी के लिए संघर्ष करता है जीवन में, एक वो होता है जो दाल रोटी जिसकी सुरक्षित होती है उसके ऊपर के लिए कोशिश करता है। वर्तमान दौर में राजनीतिक दलों की कोशिश ये है कि बड़ा वर्ग दाल रोटी में ही उलझा रहे, वो उसी में संघर्ष करता रहे। जब वो उसके लिए संघर्ष करेगा तो वो ना देश की सोचेगा, ना समाज की सोचेगा, ना अपने बच्चों की सोचेगा। राजनीतिक दलों को कोशिश जो करनी चाहिए वो उन्होंने की नहीं, और उसी का असर है कि आज हमें 5 किलो चावल, 5 आटा, गेहूं आज भी मुफ्त देना पड़ रहा है। अगर हम आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाते तो ये स्थितियां नहीं होती, और अगर राजनीति की जातिवादी राजनीति मध्य प्रदेश में आती है तो इससे बड़ा दुखदायी पक्ष कोई और नहीं होगा। राजनीतिक दलों को जातीय समीकरण अपने अंदर कमरे में देखना चाहिए, बाहर आके जनता के बीच ये बात नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा संदेश अच्छा देने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। जी योगेश जी, पहली बार खुलेआम जातियों की बात हो रही है। हालांकि बवाल हो जाता है जब जाति लिखते हैं, जब कोई पदाधिकारियों की सूची जारी होती है तो जाति आधारित बात होती है तो बड़ा हंगामा होता है। अब आप जातियों के आधार पर, उनके संख्या बल के आधार पर वोटों का, टिकटों का वितरण करेंगे, तो क्या आगामी उपचुनावों में विधानसभा, लोकसभा के और आगामी फिर जो मुख्य चुनाव होंगे उन सब में अब कांग्रेस के पास अब यही एक फॉर्मूला बचा है, संख्या देखो और उसी हिसाब से मतलब जो जाति के आधार पर ध्रुवीकरण कराओ? देखिए नवीन जी, आपने एक अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का तो पूरे एजेंडे में ये निहित है और वो प्रकाशित होने के लिए भी आ गया था। आनंद फानंद जब इनको आभास हुआ कि हमने जो पदाधिकारियों की सूची वो जातिगत आधार पर की है, तो आपने उसी समय उसको स्पष्ट करके उस सूची को विलोपित कर दिया। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जातिगत समीकरण में किसके साथ बातें निहित है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करती है, लेकिन जातिगत संतुलन बनाने के लिए जो जाति पिछड़ी है, दलित है, प्रताड़ित है, पराजित है, उसके उत्थान के लिए कांग्रेस करती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना के दौरान भीलाला जाति, भील जाति, आदिवासी जाति असंगठित क्षेत्र से आती है। आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियां कम है, व्यवसाय कम है, एजुकेशन के जो पदस्थापित हैं वो बहुत ज्यादा बड़े पदों पर नहीं, ज्यादातर लेबर। ये बताइए कि क्या इस देश में अब ऐसा होने वाला है कि भाई मुस्लिम की बात करे
जैन की बात करे, ब्राह्मण की बात करे, ठाकुर की बात करे, लाला की बात करे, बनिया की बात करे, जो जिस जाति का होगा उस जाति की बात करे। मतलब कोई आम आदमी की बात नहीं करेगा, नागरिक की बात नहीं करेगा, राष्ट्रीयता की बात नहीं करेगा। नवीन जी, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है वो स्वयं की जाति के लिए नहीं है। कभी कांग्रेस का ठाकुर यदि बात करेगा तो पिछड़े वर्ग की बात करेगा, कांग्रेस का ब्राह्मण यदि बात करेगा तो दलित की बात करेगा। कांग्रेस के अंदर सह्यता, उदारवादीयता है। ये पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी के युग तक ये बात कायम रही, मनमोहन सिंह जी तक। हम दूसरी उत्थान की जातियों की बात करते हैं। कभी भी किसी भी कांग्रेस ने अपने व्यक्तिगत जाति या अपने व्यक्तिगत हित की बातें नहीं की कि मेरे समुदाय के लोग हैं या मेरी जातिगत समीकरण में। कांग्रेस इन बातों पर विश्वास नहीं करती। मेरी बात महत्वपूर्ण यह है कि जो आदिवासी क्षेत्र के लोग आते हैं, आदिवासी लीडर्स आते हैं, उसके जो नागरिक हैं या जो उनके रहवासी वो असंगठित होते हैं। अभी कोरोना काल में जिस तरीके से मैं बिल्कुल, ये शब्द मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, भुखमरी के शिकार हुए हैं। लेबर क्लास के लोगों को रोजगार नहीं मिला। सरकार, अभी धैर्यवर्धन शर्मा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नारों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, शिगुफों में बहुत अच्छी है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर अभी आपने देखा होगा, यदि आप किसी चौराहे पर, भोपाल के चौराहे पर भी आप चले जाएं या इंदौर के चौराहे पर, तो जो कोरोना के बाद देश के अंदर, प्रदेश में जो भुखमरी शुरू हुई थी, इन्होंने बड़े बड़े नारे दे दिए कि हम इतना आटा दे रहे हैं, इतना अनाज दे रहे हैं, इतना वहां पर पहुंचा दिया। लेकिन जो मजदूर को 300 रुपए मिलना चाहिए वो आज 100 रुपए और 150 रुपए में भी काम करने के लिए तत्पर हो गया, क्योंकि उसके पेट की भूख नहीं। ये सरकार की अव्यवस्था है। हम न्याय यात्रा किसी जाति संतुष्टिकरण के लिए नहीं कर रहे। हम न्याय यात्रा उस प्रताड़ित और पराजित व्यक्ति के लिए। कांग्रेस ने जातिगत बातें स्वयं के लिए कभी नहीं की। कांग्रेस पर जाति के लिए बात करती है, और यही किसी राष्ट्रीय पार्टी और संवेदनशील पार्टी का बयान सुनिए आप एक बार और। मेरे हिसाब से तो ये न्याय की बात नहीं, वो टिकट वितरण की बात कर रहा हूँ। न्याय तक ठीक है, लेकिन टिकट वितरण की बात कर रहा हूँ। बयान नहीं हो तो बाद में सुन लेना, आपने सुना नहीं होगा शायद डिबेट के पहले। मैंने सुना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था नवीन जी। जी। कमलनाथ जी का अभिप्राय इस बात का था कि वे जाति जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, अब भिलाला जाति का व्यक्ति या भील जाति का व्यक्ति यदि विधायक चुनकर आएगा, चाहे वो हमारा जोबट का क्षेत्र हो, रेगांव का क्षेत्र हो, तो जहां से भी वो चुनकर आएगा तो वो अपने क्षेत्र को और अपने क्षेत्र के विकास की बात करेगा। तो ये बात यदि उन्होंने खुले रूप से कही तो साफगोई से इस बात को स्वीकार क्या दिक्कत है धैर्यवर्धन जी? आप कौन से काम हो इस मामले नहीं करते हैं। आप कौन से काम हो अंदर खाने तो वही करते हो धैर्यवर्धन जी। ये भी वही कर, भारतीय जनता पार्टी ने तो लिस्ट जारी करके लिस्ट को विलोपित किया था। पूछ लिया ना, काम तो नहीं करते। पूछ लिया। ये तो आपसे थोड़े से कम है। देखिए, मैं केवल यही कहूंगा कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, बहुत गंभीर राजनेता पर उन्होंने बहुत हल्के आरोप हम पर लगाए कि भुखमरी का शिकार रहे। ये तो मैं आरोप सिरे से नकारना चाहता हूं और बेहद घटिया आरोप है, मैं उसकी निंदा भी करूंगा। क्योंकि मोदी जी ने 2 माह का निःशुल्क राशन पहुंचाया, शिवराज सिंह जी ने 3 माह का निःशुल्क राशन पहुंचाया, वो उन गरीब तबके को मिला है। जब किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो लगातार समय पर किश्तें भी उस गरीब तबके को मिली, छोटा सीमांत किसान है। और तमाम प्रकार से जो भी शासन के द्वारा पैसा उनका ड्यू था, चाहे खरीदी का हो या अन्य राहत के राशियां हो, वो समय पर सरकार ने दी है। और इस बात के लिए शिवराज जी को बहुत प्रशंसा भी मिली है कि कैसे इस आर्थिक कंगाली के, इस तंगहाली के दौर में भी उन्होंने लोगों के पैसे में किसी प्रकार का हाथ नहीं खींचा और उन तक राशि पहुंचाई है। अब रही बात इनकी न्याय यात्रा की, तो इनका चुनावी शगुफा है। ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि ये किस उद्देश्य को लेकर के निकले हैं, और इसमें केवल चुनावी लाभ लेने की बात नहीं है। कमलनाथ जी अपनी सल्तनत को छोड़ना नहीं चाहते, तो वो ऐसे कार्यक्रम बना रहे हैं कि इस बीच कोई घुसपैठ उनकी सल्तनत में ना हो जाए। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी अलग वक्र दृष्टि से देख रहे हैं उनको। वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए। कांग्रेस का एक बड़ा तबका जो अंदर ही अंदर बहुत नाराज है कि कैसे एक व्यक्ति 2 पदों पर बैठा हुआ है, जिसकी आयु इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, शरीर की भी एक क्षमता होती है, भाग दौड़ की भी एक सीमा होती है, इसके बावजूद भी ऐसा मोहपाश
कि मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष भी रहूंगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अंतर विरोध को टालने के लिए कि मैं ही सर्वे सर्वा मध्य प्रदेश कांग्रेस का, वर्तमान भी मैं ही हूँ, भविष्य भी मैं ही हूँ, ऐसा स्वीकारिए, इसलिए कमलनाथ जी ये शगुफे छोड़ रहे हैं। इसमें कोई ज्यादा दम नहीं। संदीप पौराणिक साहब, जिस प्रकार से जाति की बात जो कमलनाथ जी ने किया, हालांकि उसको थोड़ा सा मेकअप करते हुए नजर आए हैं योगेश जी, लेकिन कमलनाथ जी अक्सर पिछले जब से वो मध्य प्रदेश के पटल पर आए, अपने बयानों से अपना अभिप्राय मीडिया को नहीं समझा पाए और भारतीय जनता पार्टी को उससे माइलेज मिला है। अब जब ये जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, टिकट वितरण के लिए जाति की बात कर रहे हैं, संख्या आधार मान रहे हैं कि किस क्षेत्र में कितनी है, तो उस हिसाब से अगर कांग्रेस को इस फॉर्मूले से टिकट दिए तो कांग्रेस का तो ताना बाना ही बिगड़ जाएगा टिकट वितरण का। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मुद्दा है इस बात को प्रसारित करने के लिए कि देखिए जाति के आधार पर चीजें चल रही, क्या कहें? देखिए नवीन जी, कमलनाथ जी की जो राजनीतिक शैली रही है, बहुत साफ बोलने वाले नेताओं में रहे हैं। बहुत कम ऐसे अवसर दिखे हैं कि कमरे के अंदर की बात और बाहर की बात में बहुत अंतर नजर आया हो। कमलनाथ जी की राजनीति की शैली रही है, कम बोलने वाले नेताओं में गिने जाते रहे, यही कारण है। लेकिन जो जाति वाला मसला उन्होंने कहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी की राजनीति का कौशल सबको पता है कि उनके हाथ में तो बस बॉल आना चाहिए, आपने चूक की और वो लपकने के लिए तैयार रहते हैं। बीजेपी की कार्यशैली अपनी है कि वो इस मुद्दे को, अगर उन्हें जातिवादी राजनीति को रंग देना होगा, तो कमलनाथ जी का एक ये बयान जिसमें उन्होंने भील और भिलाला वाली बात कही है, ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन योगेश जी ने जैसी बात कही कि गरीब और जो वंचित वर्ग है उसकी प्रगति के लिए, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए कोशिश करती है राजनीतिक दल, ठीक बात भी है। लेकिन मंच अलग होते हैं, मंच होते हैं हमारी पार्टी के अंदर के, जब हम चर्चाएं करते हैं खुले तौर पर हम जाति की बात नहीं करते, लेकिन जब जाति की बात खुले तौर पर होती है तो नुकसान हो जाता है राजनीतिक दलों को। क्या इस तरह के बयान से, भले एक सीट की बात हो, कोई दूसरा वर्ग खुश होगा? क्या? आपकी राजनीतिक रणनीति अलग हो सकती है, कार्यशैली अलग हो सकती है, लेकिन आप ये तय मानिए कि अगर ये मुद्दा आगे बढ़ा और राजनीति पर बहस शुरू हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर तो आने वाले समय में आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे राजनीति के इस नए मुकाम पर साहिर लुधियानवी साहब का एक गीत याद आ रहा है कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, जो ऊंच नीच की खाई है वो खाई पाट दी जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। सालों पहले लिखा हुआ गीत आज भी जीवंत है और अब सवाल ये है कि क्या वाकई वो सुबह आएगी? 21वीं सदी में हम टिकट वितरण का आधार अगर जातिगत जनसंख्या बना रहे हैं, और साहिर लुधियानवी साहब ने उस समय सोचा होगा कि हमारे नेता ऐसे प्रबुद्ध होंगे कि आगे 50 सालों में जाति जैसे मसले ही नहीं बचेंगे, लेकिन अब जाति ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो जात पूछियो वोटर की और धरो रहन दो ज्ञान, और जात पर पूरा ध्यान रखो, जात पर ही रखो कमान। तो जात से ही सारी चीज़ें चलेंगी और जातिगत समीकरण ही चुनाव में जीत हार का आधार बनेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है। IND एजेंडा में नहीं, अब बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।